हेलो एंड वेलकम। यूथ पाठशाला में इस नए एपिसोड में आपका स्वागत। जिन मुद्दों को लेकर हम लगातार आपके सामने उपस्थित होते हैं, जाहिर बात है कि वे समसामयिक मुद्दे हैं, तात्कालिक मुद्दे हैं, दूरगामी प्रभाव वाले मुद्दे हैं और उन मुद्दों से आपके ज्ञान का, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं का सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि यूथ पाठशाला के माध्यम से लगातार जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लगातार अपने दोस्तों को, साथियों को बताएं। आपके मन में अगर जिज्ञासा हो, जानकारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपने उन विषयों को हमारे साथ साझा करें जिन पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। भारत इस समय अजब गजब स्थिति में गुजर रहा है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो मुद्दा श्रीलंका और भारत के संबंधों को लेकर है। भारत लगातार श्रीलंका को लेकर असमंजस की स्थिति से गुजर रहा है। भारत में बेचैनी है, श्रीलंका में हलचल हुई है, श्रीलंका में आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ है, श्रीलंका में सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया गया, लोग जश्न मना रहे हैं, श्रीलंका के लोग सड़कों पर नाच रहे हैं। लेकिन भारत में एक अजब गजब बेचैनी है। भारत को ये जो बेचैनी हो रही है भारत की, ये समझने की आवश्यकता है कि भारत के लिए बेचैनी क्यों है। एक छोटा सा देश है, 2.5 करोड़ की आबादी का देश, लेकिन इस 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश को लेकर भारत में जो परेशानी है वो क्या है, उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले हम उन तात्कालिक चीज़ों पर बात कर लें जो श्रीलंका में इस समय हो चुका है। श्रीलंका में वर्तमान स्थिति को अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो वहाँ से फरार हो गए, मॉरिशस गए। मॉरिशस में आपने खबरों में पढ़ा होगा, सुना होगा, मॉरिशस में उनके पहुँचने पर भारी विरोध हुआ, सड़कों पर लोग उतर आए, तो नतीजन वो मॉरिशस में रुके नहीं और वहाँ से मॉरिशस से सिंगापुर चले गए। सिंगापुर सरकार को भी अपना बयान देना पड़ा कि सिंगापुर में उन्होंने शरण नहीं मांगी है, एक टूरिस्ट की तरह वो आए हैं यहाँ पर और यहाँ से वो कुछ समय के बाद आगे चले जाएंगे। जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक अमेरिका में शरण मांगी गई थी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया और सऊदी अरब में जाने की उनके अंदेशा है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल वो सिंगापुर में बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये समझने की आवश्यकता है कि एक देश के राष्ट्रपति को जो बहुमत से चुनकर आया था उसका यह हश्र क्यों हुआ, क्या कारण था जिसकी वजह से श्रीलंका के सरकार को भारी विरोध का, जन विरोध का सामना करना पड़ा। आपने देखा कि जब लगातार 3 महीने तक विरोध चलते रहे और सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो अंततोगत्वा लोग सड़कों पर उतरे और डर के कारण देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को भागना पड़ा, दोनों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार ने, पूरी गोटाबाया राजपक्षे का परिवार था, पूरे परिवार ने सत्ता पर कब्जा किया था और कथित रूप से ऐसे मुद्दे जनता के सामने उछाले गए जिन मुद्दों को लेकर जनता भ्रम में पड़ गई और भारी समर्थन दिया। मैं उन सारी बातों को फिर नहीं दोहराना चाहता क्योंकि हम एक अलग ऐसे ही एपिसोड में बात कर चुके हैं जिनमें हमने उन विस्तार से उन मुद्दों पर बात की थी कि वहाँ की सरकार को क्यों हटना पड़ा, क्यों जाना पड़ा। लेकिन फिर भी ये बात समझने की आवश्यकता है कि एक लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार जब तानाशाही के रूप में तब्दील हो जाती है और अपने अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग करने लगती है तो उसका यही हश्र होता है। इसी बीच उनके जो भाई थे राष्ट्रपति के, वो भी जो वित्त मंत्री थे वहाँ पर, वो त्यागपत्र दे चुके थे, वो भाग करके अमेरिका में पहुँच गए हैं, अमेरिका में शरण ले ली है। दिलचस्प खबरें और वो वीडियो आपने देखे होंगे जब लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, वहाँ के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और राष्ट्रपति भवन की किचन में बैठकर मज़े से वो खाना खा रहे थे और पूरी जगह पर उन्होंने आक्रोश के रूप में भी अपनी अभिव्यक्ति की और वहाँ 5 दिन तक लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन चलता रहा, भीड़ वहाँ जुटी रही। और वो जो भीड़ थी उस भीड़ ने स्थिति ये पैदा कर दी कि जो नए राष्ट्रपति जिनको बनाया गया था रानिल विक्रमसिंघे, उनके राष्ट्रपति भवन के साथ साथ प्रधानमंत्री के आवास को भी कब्जा कर लिया गया और प्रधानमंत्री के घर को जला दिया गया। और प्रधानमंत्री के घर को ही नहीं जलाया बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय और राष्ट्रपति के कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया। तो ये जो लोगों का आक्रोश था, ये आक्रोश चरम पर चला गया। हालांकि नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे थे, उन्होंने बाद में अपने आप को
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब वहाँ पर जैसा कि हमारे पास खबरें हैं, उन खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति गोटाबाया वहाँ से जा चुके हैं और वो भाग करके दूसरे स्थान पर पहुँचे हैं और वहाँ से जा कर के उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। कहाँ गायब हुई है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो अपनी कुर्सी पर नहीं है। और अब जानकारी ये भी है कि उन्होंने, जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने सिंगापुर जा कर के और वहाँ से हाई कमीशन, श्रीलंकाई हाई कमीशन के माध्यम से अपना त्यागपत्र भेजा है। और उस त्यागपत्र के बाद लोगों के मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि हाँ, जन आक्रोश, जन विद्रोह सफल हुआ और सरकार को हटाने में लोग कामयाब हो गए। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर राष्ट्रपति के प्रति विद्रोह के बाद और श्रीलंकाई सरकार के प्रति विद्रोह के बाद हमारी जो पोजीशन है वो क्या है। भारतवर्ष किन कारणों को लेकर परेशान हो रहा है, भारतवर्ष किन मुद्दों को लेकर परेशान हो रहा है। भारत मदद कर रहा था, 400 करोड़ डॉलर की मदद हमने कर दी, दवा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिए हमने। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार को ये क्यों कहना पड़ा कि हम लोगों के साथ खड़े हैं। अब आप आश्चर्यजनक बात देखिए, श्रीलंका में सरकार नाम का कोई इस समय तथ्य अस्तित्व में नहीं है। भारत सरकार की विडंबना यह है कि भारत सरकार बात करे तो किसके साथ बात करे। सेना के जो मुखिया हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वहाँ पर इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति का आता पता नहीं है, वो कहाँ चले गए हैं। कोई सरकार की तरफ से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सेना ने अवश्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ काम करना शुरू किया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया। लेकिन भारत को ये जो बार बार अपना स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है और बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हमने वहाँ की सरकार को समर्थन नहीं दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजपक्षे सरकार का भारत के प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं था। वो उन्होंने वहाँ जो शासन किया है उस शासन को लेकर एक दो तीन तरह की संकट खड़े हुए थे वहाँ पर। पहली बात, सिंघली राज्य, यानी वहाँ दो प्रमुख धर्म हैं, एक तमिल हैं और एक सिंघली हैं। सिंघलियों का परसेंटेज जाता है 70% से ज़्यादा सिंघली हैं। तो राजपक्षे ने सिंघली समुदाय के पक्ष में खड़े होकर के और तमिलों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया था उसके लेकर के भारत में बहुत बेचैनी थी। और गोटाबाया को लेकर के ये अफवाह उड़ी जब शुरुआती दौर में सरकार के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था वहाँ पर, और वहाँ के राष्ट्रपति जब गाड़ियों में भर के बैठ के भाग रहे थे तो अफवाह ये फैली वहाँ पर कि भारत में शरण लेने आ रहे हैं। तो भारत को तत्काल बताया गया, और अगर भारत में शरण लेने भी नहीं आ रहे हैं तो भारत उसको, उन राष्ट्रपति महोदय को कहीं विदेश में शिफ्ट करने में मदद कर रहा है। तो भारत के दूतावास को, उच्चायोग को तत्काल ये कहना पड़ा कि हमने इस तरह की कोई मदद नहीं की है। हमने भारत ने ये कहा कि हम श्रीलंका से उनके राष्ट्रपति को बाहर भेजने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हुई जिनके कारण हमको ये सारी बातें सुननी पड़ी। इससे पहले 10 जुलाई को राष्ट्रपति के रेफरेंस में खंडन किया हमने। 11 मई को एक ट्वीट करना पड़ा था हमें और ये कहना पड़ा था कि हम भारत के लोग और भारत की सरकार श्रीलंका के साथ खड़े हैं, श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। इसका अर्थ समझिए, कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है या कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो विद्रोही लोग हैं, इन विद्रोही लोगों के माध्यम से इन तक गलत संदेश भेजकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। भारत लगातार हजारों वर्ष से श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तमिल टाइगर फोर्स के प्रभाकरन ने वहाँ तमिलों के साथ खड़े होकर के और एक तमिल राज्य की बात की थी, तब भी भारत ने साफ तौर पर श्रीलंका के विभाजन और उसके खंडन या उसके 2 टुकड़े होने की किसी भी स्थिति को स्वीकार करने से मना कर दिया था। और इसी का नतीजा था कि बल्कि एक समय ऐसा भी आया था जब भारत ने अपनी सेना भेज करके और वहाँ की सरकार का समर्थन भी किया था। तो इस तरह अब क्या हुआ अचानक कि जब श्रीलंका में भारत के स्टैंड को लेकर, भारत की नीतियों को लेकर अफवाहें फैलने लगी,
तो ऐसा कहा जाता है और ऐसी जानकारियां भारत सरकार के पास भी हैं और हमको समझना चाहिए कि श्रीलंका में कुछ ऐसे शरारती तत्व मौजूद हैं जो भारत और श्रीलंका की जनता के बीच और भारत और श्रीलंका के मौजूदा स्वरूप में हमारे संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे लोग हो सकता है उनके अपने कोई निहित स्वार्थ रहे होंगे। भारत सरकार को इस बात का भी स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हम किसी भी श्रीलंकाई नागरिक को वीज़ा देने से मना नहीं कर रहे हैं। ये भी अफवाह फैला दी गई थी कि भारत श्रीलंका से आने वाले लोगों को वीज़ा देना बंद कर रहा है। अब षड्यंत्र समझें, एक के बाद एक लगातार ये कोशिश की गई है कि भारत श्रीलंका के संबंधों में गर्माहट न रहे, भारत श्रीलंका के संबंधों में पूर्व की स्थिति ठीक न रहे। देश भले ही छोटा है, एक छोटे से द्वीप पर बसा हुआ है, आबादी भी कम है, लेकिन भारत के सामरिक दृष्टि से भारत के लिए श्रीलंका का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीलंका के साथ जब चीन के संबंध घनिष्ठ होने लगे थे तो भारत की चिंताएं मुखर होकर सामने आई थी और सारे विश्व को हमने चेतावनी दी थी कि जिस तरह से चीन श्रीलंका के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है, उनके रीडेवलपमेंट के नाम पर पैसा लगाकर श्रीलंका को धोखा दे रहा है, ये श्रीलंका के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। भारत के इस बात को चीन ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया और जाहिर सी बात है उस समय राजपक्षे सरकार श्रीलंका की गोद में बैठी हुई थी, इसलिए उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। और श्रीलंका की राजपक्षे सरकार चीन के साथ जिन संबंधों का दावा कर रही थी, मूलतः राजपक्षे परिवार चीन से प्राप्त होने वाली धनराशि में बेईमानी कर रहा था, भ्रष्टाचार कर रहा था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है वो तो पूरा ही नहीं हुआ और वो राशि पूरी की पूरी जो सहायता में मिली थी और जिसके आधार पर बंदरगाह का विकास करना था, उस राशि में से राजपक्षे परिवार के लोगों ने और वहाँ के बड़े अधिकारियों ने और वहाँ के अन्य लोगों ने, ठेकेदारों ने उस पैसे में गबन किया, भ्रष्टाचार किया। नतीजा ये निकला कि वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और चीन को श्रीलंका से पैसा लेने का समय जब वापस आया तब तक श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इन अफवाहों के रेफरेंस को अगर आप और ठीक से समझने की कोशिश करें तो भारत के बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि उनका राजपक्षे परिवार के साथ अच्छा संबंध रहा है। वो राजनेता हैं, उनके अपने संबंध हो सकते हैं, लेकिन जो संबंध खराब होने की बारी आई थी वो ये थी कि राजपक्षे परिवार की सहायता करने के लिए, यानी श्रीलंका सरकार की सहायता करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मांग की थी कि भारत सरकार को अपनी सेना भेजनी चाहिए। बस यही मांग भारत के लिए भारी पड़ गई। हालांकि भारत ने तत्काल इसका खंडन किया और साफ तौर पर कहा कि हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे श्रीलंका के लोगों को वहाँ मुसीबत का सामना करना पड़े। हम राजपक्षे परिवार के साथ नहीं, हम वहाँ की सरकार के साथ नहीं, हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं और इसलिए मोदी सरकार ने तत्काल सेना भेजने के किसी भी मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया। 10 जुलाई को स्वामी ने ट्वीट किया और ये कहा था कि गोटाबाया महेंद्र राजपक्षे स्वतंत्र चुनाव में बहुमत से चुने गए हैं, इसलिए श्रीलंका में चुनी हुई सरकार को एक भीड़ बेदखल कर दे, ये भारत कैसे देख सकता है। भारत को तत्काल एक लोकतांत्रिक देश की सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और राजपक्षे अगर सैनिक मदद चाहते हैं तो हमें उस मदद भी ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको सुब्रमण्यम स्वामी के जो ट्वीट हैं उसके बाद वहाँ की जो स्थिति बनी थी वो आपको मालूम ही है कि जनता सड़कों पर ही नहीं उतरी, जनता ने वहाँ की सरकार को बेदखल ही नहीं किया बल्कि वहाँ की सत्ता को परिवर्तित करने के लिए ये भी बता दिया कि आप अगर सरकार नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपका भी हश्र क्या होगा ये आप स्वयं तय कर लें। इसीलिए जब गोटाबाया पक्षे भागे वहाँ से तो उन्होंने जाते जाते कह दिया था कि मैं 13 जुलाई को त्यागपत्र दे दूँगा। लोगों में बेचैनी थी, इसलिए लोग बेचैनी के साथ वहाँ इंतज़ार करते रहे और वहाँ की संसद के स्पीकर ने कहा कि अभी तक हमें त्यागपत्र नहीं मिला। 12 जुलाई को उन्होंने घोषणा की कि हमें त्यागपत्र नहीं मिला है।
13 जुलाई में निकल गई, त्यागपत्र नहीं मिला। इस बीच में वहाँ के राष्ट्रपति भागकर अपने आप को सुरक्षित और अपने परिवार को लेकर भागते फिर रहे थे, छिपते फिर रहे थे। तो वो मालदीव से होते हुए सिंगापुर पहुँचे और सिंगापुर जाने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि अब श्रीलंका में उनके लौटने के रास्ते बंद हो चुके हैं और अगर वो जाएंगे तो उनको जान माल का खतरा होगा। इसलिए बाध्य होकर उन्होंने त्यागपत्र देने की घोषणा की और 14 जुलाई को सिंगापुर में लोकायुक्त कार्यालय के माध्यम से अपना त्यागपत्र भिजवाया। उच्चायोग के माध्यम से लोग वहाँ की जो एम्बेसडर थे उनके माध्यम से जब ये वहाँ त्यागपत्र श्रीलंका के स्पीकर के पास पहुँचा है तब, और जब इसकी घोषणा की गई तब जाकर के लोगों को लगा कि हाँ, हमारा जन आंदोलन सफल हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत की भूमिका अभी भी असमंजस में पड़ी हुई है। भारत अभी भी ये समझ नहीं पा रहा है क्योंकि भारत कैसे मदद करे। जहाँ तक मदद करने का सवाल है, 2-3 चीज़ें साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही हैं। पहली मदद जो बहुत तत्काल करने की आवश्यकता वो ये कि श्रीलंका में खाद्यान्नों की, दवाओं की और साथ ही साथ ऊर्जा में बात करें तो पेट्रोल डीजल की भारी कमी हो गई है। हालांकि भारत ने अभी भी कुछ समय पहले तक $400 की मदद कर दी है, लेकिन अभी भारत को दृढ़तापूर्वक इस मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। भारत को इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि श्रीलंका से अगर वहाँ से लोग निकलकर शरण लेने के लिए भारत की तरफ रुख करते हैं, जाहिर सी बात है जब वहाँ रोज़गार नहीं होगा, लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा, खाने के लिए अनाज नहीं होगा, पीने का पानी नहीं होगा साफ़ सुथरा, तो लोग पलायन करने की स्थिति में आ सकते हैं। और काफ़ी लोग निकल भी गए हैं, तमिल्स तो भारी संख्या में आने लगे हैं। तो भारत को अपनी शरण प्राप्त करने वाले लोगों के लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत को ये भी, भारत के लिए एक बेचैनी का कारण ये भी था, जो भारत को सफाई देनी पड़ी थी कि एक इस तरह का वहाँ की एक सरकार के अधिकारी ने, संसदीय समिति के सामने श्रीलंका के एक अधिकारी ने ये बयान दे दिया कि भारत सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने अडानी समूह को उत्तरी श्रीलंका में बड़ी बिजली परियोजना सौंपे जाने के लिए दबाव बनाया था। भारत सरकार ने तत्काल, हमारे जो विदेश मंत्री थे उन्होंने इस पर गंभीर रुख लिया और इसको तत्काल ही श्रीलंका की सरकार को साफ तौर पर गंभीरतापूर्वक कहा कि आप इस तरह के बयान देकर भारत और श्रीलंका के बीच के संबंधों को खराब करने की कोशिश न करें। अडानी समूह में योग्यता होगी तो अपने दम पर वो प्राप्त कर लेंगे और अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी समझने की आवश्यकता है कि श्रीलंका में जो लगता ही है कि वो शायद चाइना सपोर्टेड ग्रुप है जो भारत के और श्रीलंका के संबंधों को ठीक नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो लगातार इस तरह के अफवाहें या इस तरह के फैक्ट या इस तरह के ट्वीट लोगों के बीच में करता रहता है, जिससे भारत के संबंधों में संकट पैदा हो। लेकिन राजपक्षे का बेदखल हो जाना और उस सरकार का वहाँ से चले जाना, ये अपने आप में भारत के लिए चिंता का विषय अवश्य है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार अगर जाती है तो निश्चित तौर पर हमें उसके साथ परेशानी का अनुभव करना पड़ेगा। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देशों में सरकारें इस तरह से नहीं हटाई जा सकती हैं। यह एक अपवाद है जो श्रीलंका में हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके ये हैं कि आप चुनी हुई सरकार को अगर हटाना चाहते हैं तो चुनाव के दरमियान उसको बेदखल कर दें। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं और एक्सपर्ट लोगों का ये भी कहना है कि जो वहाँ की आंतरिक स्थिति है, अब धीरे धीरे वहाँ एक समस्या नई तरह की सामने आ रही है और फौज, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वहाँ फौज अब शायद शक्ति ग्रहण करे और शक्ति प्राप्त करने में आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से भारत पिछले 15 सालों से श्रीलंका में बहुत सक्रिय नहीं है और श्रीलंका में एक तरह से भारत की स्थिति बहुत सामान्य स्थिति रही थी, इसलिए अब भारत के सामने फिर से सक्रिय होने का समय आ गया है। चाइना इस समय वहाँ एब्सेंट हो चुका है, सरकार वहाँ की बेदखल हो चुकी है, लोगों के बीच में अब एक नई सरकार को लेकर सुगबुगाहट है, वहाँ की संसद अब एक नए राष्ट्रपति को चुनने की दिशा में अग्रसर हो रही है। लेकिन मैं आपको एक संसदात्मक शासन प्रणाली की इस व्यवस्था के बारे में एक तथ्य पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीलंका में पहले संसदात्मक शासन प्रणाली थी, फिर संविधान में संशोधन करके संसदीय शासन प्रणाली को हटाकर राष्ट्रपति शासन प्रणाली को लाया गया
और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के माध्यम से वहाँ ये व्यवस्था हमने देखी कि इस तरह से वहाँ पिछले 14-15 सालों से राष्ट्रपति, और जब से राष्ट्रपति शासन बना तब से ही भारत के साथ श्रीलंका के संबंधों में खटास आने लगी। खटास भी नहीं कह सकते हैं, तो एक तरह की उदासी आने लगी, और इस उदासी का परिणाम भारत के लिए भी अच्छा या अनुकूल नहीं रहा। श्रीलंका की जो सरकार और सिंघली वहाँ के जो हैं खासतौर पर, उनके मन में ये भी खटास है, कहीं न कहीं ये भी एक दबा हुआ भाव है कि जो तमिलों ने वहाँ विद्रोह किया था, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अपरोक्ष रूप से तमिलनाडु के हमारे जो हिस्से में रहने वाले लोग थे और वहाँ के जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, उनके माध्यम से कोई समर्थन या सहायता उनको दी गई थी, तो वहाँ की सिंघली आबादी भारत के इस व्यवहार से ज़्यादा खुश नहीं है। श्रीलंका के अलगाववादी विद्रोह को गृह युद्ध में वो पहुँचा, और गृह युद्ध में वहाँ श्रीलंका में बड़ा नुकसान भी हुआ था लंबे समय तक, और उस समय भी, लेकिन भारत ने उस समय भी श्रीलंका की सहायता की और ज़रूरी सामान हमने तब भी पहुंचाए और किल्लत तब भी पैदा नहीं होने दी थी। लेकिन आज जो स्थिति बनी है वो स्थिति बहुत विचित्र है। श्रीलंका में ज़रूरी सामान की किल्लत हो गई है, श्रीलंका में दवा नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, और श्रीलंका के लोगों के पास आज अपने जीवन यापन करने की बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ जो स्थिर श्रीलंका की हम बात करना चाहते हैं, वो श्रीलंका को हमें आगे ले चलना पड़ेगा। तो ये हुई बात। हम अपने देश के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो ये समझने की आवश्यकता है कि अब नेता नहीं है, सेना बिखर चुकी है श्रीलंका की। इंडो पैसिफिक नीति में श्रीलंका का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत, अमेरिका, जापान और दूसरे देश मिलकर के और भारत को एक कैंपेन चलाने की आवश्यकता है कि श्रीलंका लगातार भारत का एक अभिन्न मित्र है और हम श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो स्थितियां बनी हैं, इन स्थितियों के रेफरेंस में भारत की जो स्थिति है, सामरिक मौजूदगी है हमारी, वो सामरिक मौजूदगी श्रीलंका के लिए इम्पोर्टेंट है। पड़ोसी देश अगर संकट में हों और पड़ोसी देश अगर संकट में हैं और संकट के बाद भारत और अन्य देश उसमें मदद न करें तो फिर ये हमारे लिए भी लायबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरह कुल मिलाकर मौजूदा हालात श्रीलंका के रेफरेंस में भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, भारत के लिए असमंजस के हैं। लेकिन जैसे कि भारत की नीति है और विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा है और भारत सरकार कह रही है, हम लोगों के साथ खड़े हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय बाद जब श्रीलंका में स्थिति स्थिर होगी, हालात सामान्य होंगे, लोकतांत्रिक सरकार बहाल होगी, लोगों के जीवन में फिर से स्थिरता आएगी, ज़रूरी सामान वहाँ मुहैया होने लगेगा, तब भारत और श्रीलंका के संबंधों में फिर एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।